हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आई होप आप लोगों ने अपने पास एक्सरसाइज 6B का होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। मैंने जो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने थे वो मैंने आपको बताए हुए थे कि मैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 12, 14, 17, 20, 21 एंड 24 जो है मैं आपको करवाऊंगा। तो वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, प्लस लास्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल मैंने छोड़ दी थी तो वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चंस आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं और उसमें डिफिकल्टी जो है वो आप हमें बताएंगे। अभी तक कोई क्वेरी नहीं आई है तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो आपने अभी तक नहीं किया है, या तो आपने नहीं किया है, और या तो आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं अनसॉल्व। तो आप फिर से ट्राई करिए, अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करूंगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने एक चीज आपके साथ डिस्कस करनी है कि मैंने जो नोटिस किया है, मैं आपको बताऊं मैंने जो नोटिस किया है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ये चीज मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में भी देखी, और ये चीज मैंने अभी अपने प्रोग्रेशंस वाले में भी देखी, सीक्वेंस एंड सीरीज में। और ये चीज मैंने पहले भी देखी थी, जो हमारा पहला था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। पहले के सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उस पर एक पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन अभी सीपीटी के मतलब फाउंडेशन की अभी जो है फाउंडेशन में आपके पास ये सिलेबस में नहीं है। तो मैंने जितनी बार भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आई इन तीनों चैप्टर में से, तो मैंने हर बार अलग अलग मेथड से सॉल्व किया है। कभी कोई मेथड, कभी कैसे किया है, कभी कैसे किया है। तो मैंने ये सोचा था कि एक बार में 10 मिनट लगाऊंगा या 5 मिनट लगाऊंगा, मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करनी है। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारी एग्जाम्पल्स के एंड में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके सोल्यूशन निकालना पड़ रहा है। ठीक है, हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी किया था, और हमने ये किया था अपने पास, हमने ये किया था अभी इस सीक्वेंस एंड सीरीज में भी। तो कभी मैंने आपको डेडिकेटेड इस पे नहीं दिया है टाइम, तो मेरा अभी ये रहेगा फोकस कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं, ताकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रोफिशिएंटली सॉल्व कर पाए। ठीक है। तो इनमें से 10 मिनट लगाने पड़ेंगे। आपको कोई चैप्टर नहीं है, बट ये हमें एडिशनली पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन जाते हैं। पहले आप इक्वेशन समझ लीजिए। इक्वेशन पता है आपको, इक्वेशन हमारे पास कैसे हो सकती है, या तो एक वेरिएबल में या टू वेरिएबल्स में। ठीक है। तो अभी हम टू वेरिएबल्स वाला पोर्शन डिस्कस नहीं कर रहे, हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं वन वेरिएबल वाला पोर्शन। क्या होती है वन वेरिएबल वाली इक्वेशन? अपने साथ सिंपली देखेंगे। सपोज मैं आपको बोलूं 2x इज इक्वल टू 4x प्लस 3, यहां से कुछ भी लिख लूं, 3x यहां से लिख लूं 8। अब इस इक्वेशन को गौर से देखिए, इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं x की कोई ऐसी वैल्यू निकालूं, ठीक है, मैं x की कोई ऐसी वैल्यू निकालूं कि मेरा LHS RHS के बराबर हो जाए। ठीक है, मेरे पास वेरिएबल एक ही है, वो है x, और मेरे पास जो ये जो कांस्टेंट्स है वो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें जो x की पावर है हर जगह वो 1 है। इसमें x की पावर 1 है। x की पावर 1 का क्या मतलब है कि इस इक्वेशन का कोई एक वैल्यू होगा, इसको हम 1 रूट बोलते हैं, या इसको हम 1 0 भी बोलते हैं। इस इक्वेशन का एक जीरो होगा या एक रूट होगा। रूट मतलब सोल्यूशन जिससे सेटिस्फाई हो। अब हम जीरोस क्यों बोलते हैं? एक जीरो होगा। हम जीरो इसको इसलिए बोलते हैं कि अगर हम इक्वेशन में x वाले टर्म्स को एक साइड ले आए, सपोज ये मैं एक साइड ले आया 3x प्लस 2x माइनस 4x, ये मैं एक साइड ले आया, और ये 3 और ये मैं दूसरी साइड ले आया 3 माइनस 8, तो मेरे पास क्या बन गया? 5x माइनस 4x, x इज इक्वल टू माइनस 5। मेरे पास ऐसे बन गया। अल्टरनेटिवली मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यानी मुझे LHS पे कोई ऐसी वैल्यू डालनी है, कोई ऐसी वैल्यू डालनी है कि मेरा ये पूरा पोर्शन 0 हो जाए। ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फाइंडिंग जीरो ऑफ ए इक्वेशन। आप फाइंडिंग रूट्स बोलिए, सॉल्यूशन बोलिए। रूट्स का मतलब सॉल्यूशन, और सिमिलरली जीरो का मतलब कोई ऐसी वैल्यू जिसपे इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 0 हो जाए।
ठीक है, चूंकि इस इक्वेशन का पावर 1 है, इस इक्वेशन का पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन हमारे पास, तो एक ही वैल्यू ऐसा निकलेगा जो -5 है, तो एक ही वैल्यू निकलेगा जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। इन वन वेरिएबल ऑफ कोर्स, इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें x की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। ठीक है, x जो है उसका जो हमारे पास पावर होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो अगर इसको जनरलाइज करना चाहिए, पहले हम लीनियर इक्वेशन जनरलाइज करना चाहे, तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा, ये मेरे पास आ गया, मेरे पास आ गया ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो दिस इज माई लीनियर इक्वेशन, जहां पे एक x की पावर है और एक मेरे पास कांस्टेंट है। अब मैं एक इक्वेशन लूंगा जिसमें x की पावर 2 है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सपोज x 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, और यहां भी आप कर लीजिए 3 प्लस सपोज। अब इसमें देखिए मेरे पास 3 टाइप के टर्म्स है, एक वो टर्म्स है जिनमें x की पावर 2 है, एक वो टर्म है जिनमें x की पावर 1 है, और एक मेरे पास कॉन्स्टेंट्स है। कॉन्स्टेंट्स को हम ऐसे बोल सकते हैं कि x की पावर 0 ऐसे बोल सकते हैं, मेरे पास x की पावर 0 है, बिकॉज 3 को मैं 3x0 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जब मेरे पास ऐसी कोई इक्वेशन आए जहां की x की पावर 2 है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं इसमें भी इक्वेशन में भी क्या कर सकता हूं, मैं इसमें से हर चीज को एक तरफ ले जाके यहां से 0 निकाल सकता हूं। ठीक है, वो कैसे हो गया, वो हो गया मेरे पास, ये मेरे पास 3 है। ठीक है, ये मेरे पास x स्क्वायर है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे 2x स्क्वायर कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, बिकॉज ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4x प्लस 3x माइनस x स्क्वायर माइनस 8x और -4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो गए 7x, और ये 8 भी है, तो ये -x हो गया, x स्क्वायर माइनस x, और ये मेरे पास 3 माइनस 4 जो है, 3 माइनस 4 -1 इज इक्वल 0। तो ये मेरे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइनल जो मुझे सॉल्व करनी है। तो इस प्रकार की आपको, इस टाइप की आपको इक्वेशंस बहुत सॉल्व करने को मिलेगी, खासकर इन चैप्टर्स में। मैंने इसीलिए कहा कि मैं इस इक्वेशन को एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो अगर हम जर्नल फॉर्म समझना चाहे, अगर हम जर्नल फॉर्म समझना चाहे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है, तो वो कैसे होगी मेरे पास होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मेरे पास वो ऐसी होगी, मेरे पास x स्क्वायर होगा, चाहे कितनी बार x स्क्वायर मैं क्लब करके एक बना सकता हूँ, मेरे पास एक x वाला होगा और मेरे पास c होगा। ठीक है, कांस्टेंट होगा। सपोज 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, मेरे पास x स्क्वायर है, x मेरे पास है नहीं तो b मेरे पास यहाँ पे 0 हो गया। ऐसे मैं देखूं 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वेशन हो गई, 2x स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एंड सो ऑन। ऐसी टाइप की जो इक्वेशंस आएंगे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाती है, ये मुझे सॉल्व करना पड़ता है मेरे पास, इसीलिए मैंने उसके साथ डिस्कस करना। अब आप मुझे बताइए, जैसे मैंने आपको पहले केस में बताया था कि लीनियर इक्वेशन का मेरे पास एक रूट है, बट मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है उसके मेरे पास 2 रूट्स होते हैं। तो 2 वैल्यूज है जिन पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। मेरे पास हमेशा x के 2 वैल्यूज आते हैं। एक बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल 4। ये सबसे बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 4, सो x इज इक्वल प्लस माइनस 2, यानी अगर मैं 2 इंटू 2 करूं तभी 4 आएगा, -2 इंटू -2 करूं तब भी 4 आएगा। आप ये देख सकते हैं। तो ये मेरे पास इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस है। तो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसमें आपके पास 2 सॉल्यूशंस हमेशा होंगे, आपको फिर एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन के हिसाब से पिकअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरलाइज्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल 0। आपकी इक्वेशन इस शेप में हमेशा हमारे पास होगी, और अगर नहीं होगा तो इस शेप में ला भी सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है उसका, अब ये समझ आएगा, फिर हम सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हमारे लिए काफी बार आता है, तो एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। ये फॉर्म कैसे होती है। मैं सपोज आपको बताऊं, मुझे कोई ऐसे वैल्यूज दो, वैल्यूज ऑफ एक्स बताओ, ठीक है। सपोज 3 और 4, मैं बताऊंगा 3 और 4, 3 और 4 मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। और इनसे मुझे बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इनसे मुझे बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कैसे इसको फॉर्मुलेट करते हैं, तो उससे आप सॉल्यूशन भी समझ जाएंगे। अगर मैं आपके पास लिखूं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, या गौर से देखेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो टर्म्स है, a और टर्म b, दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, ठीक है। मैं इससे क्या करना चाहता हूँ, मैं इससे यहाँ पे पहुंचना चाहता हूँ, ये जो जर्नलाइज फॉर्म है, आप गौर से देखेंगे। अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो इसका आप क्या मतलब निकालेंगे। इसका मतलब निकालेंगे ईदर a और b इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कोई एक 0 के बराबर है, इन दोनों में से कोई एक 0 के बराबर है, या तो ये बराबर 0 के, या तो ये बराबर 0 के है, ठीक है। तो अगर मैंने 3 और 4, मेरे पास दो रूट्स थे बेसिकली, मैंने कहा इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। अब अगर मैंने टर्मिनोलॉजी लिखी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है अगर मैं इफ आई पुट x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4, दोनों में से एक भी, मेरा ये जो पूरा नोटेशन है ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। अगर मैं x3 डालूं इसमें, तो 3 माइनस 3, 3 माइनस 4 इज 0, ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x4 डालूं तो 4 माइनस 3, और यहाँ पे 4 माइनस 4, ये 1 और ये 0 इज इक्वल टू 0। तो मैं आपको क्या कहता हूँ कि x माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है, इधर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4। ये मैंने किया। अब मैं कह रहा हूँ इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, आप देखिए कैसे बन जाएगा। ये मेरे पास कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, अब अगर स्क्वायर में माइनस 4x, अब नीचे देखिए माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर गौर से देखें तो मेरे पास क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x और प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। इसको आप गौर से देखेंगे, ठीक है। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इज इक्वल माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल 0। अगर आपको बोलूंगा इस इक्वेशन का रूट निकालिए, तो आप बोलेंगे 3 और 4, बिकॉज 3 और 4 मैंने ऊपर इसी के बेस में इक्वेशन बनाई हुई है। तो आप समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे, इसका जो है फॉर्मेशन, वो एक्चुअली उसका जेनेसिस क्या है, उसके रूट्स में। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, 3 और 4 से सोल्यूशन था, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 to 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको रूट्स देके इक्वेशन नहीं निकालनी, रूट से इक्वेशन नहीं निकालनी, आपको इक्वेशन से रूट्स की तरफ जाना है। पर ये हमने सीखा कि इक्वेशन आती कहां से है। जब आपको इक्वेशन का जेनेसिस पता होगा तो आप रूट तक भी पहुंच पाएंगे, ठीक है। इक्वेशन का जेनेसिस मैं आपको बता दिया, जेनेसिस ये होता है मेरे पास, और इसी के जरिए हम सोल्यूशन या रूट पे पहुंच पाते हैं।
ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई हुई है, हम 3 आपके साथ सॉल्व करूंगा 3 अलग अलग मेथड से, और आपको तीनों मेथड्स नोट करवाऊंगा। फिर आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप आगे से वही मेथड यूज कीजिए। मैं अपने पास 3 इक्वेशंस, ये मैंने 3 इक्वेशन नेट से ली है, तो मैं आपको तीनों इक्वेशंस एक बार सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम अपना एक्चुअल जो चैप्टर है वो आज पढ़ेंगे। एक मेरे पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। एक मेरे पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। एक मेरे पास आ गई 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप ये चीज समझिए, जब भी आपने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेशन जिसका रूट जिसका पावर 2 हो, तो सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में लाना है। फॉर्मेट से मेरा मतलब क्या है, ए एक्स स्क्वायर, अपने सारे एक्स स्क्वायर वालों को एक तरफ लाना है, प्लस बी एक्स प्लस सी। प्लस से मेरा मतलब है माइनस भी हो सकता है, बट आपका ये आना चाहिए टर्मिनोलॉजी। अगर एक्स स्क्वायर की 2-3 जगह आप उनको क्लब कर लीजिए, एक्स वालों को क्लब कर लीजिए, सी वालों को क्लब कर लीजिए, कॉन्स्टेंट्स को क्लब कर लीजिए, और उसको एक साइड ले आए, लेकिन दूसरी साइड में आपका 0 आ जाए। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब पहला तरीका जो है, इसमें 3 तरीके हैं, वो है फॉर्मूला, जो इसकी कॉर्ड इक्वेशन की फॉर्मूला है। हम वो डिराइव नहीं करेंगे बिकॉज हम सिलेबस से फिर काफी बाहर चले जाएंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है वो चीज। दूसरा हमारे पास है फैक्टराइजेशन, और तीसरा है मिड पॉइंट मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपकी हमेशा नहीं होगी, फैक्टराइजेशन आपकी हमेशा नहीं हो सकती, तो इसलिए फिर उसके बाद फॉर्मूला या मिड पॉइंट मेथड हम फॉलो करते हैं। मोस्ट केसेस में आपका फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन हर बार नहीं होगा। सबसे पहले हम पहला देखते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अभी जो हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है। आपको याद, मैंने कहा क्वेश्चन ऐसे बनती है कि जो x वाली टर्म है वो सम ऑफ रूट्स होती है, और जो लास्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। ठीक है, इसको माइनस बी बाई ए और सी बाई ए भी बोलते हैं, खैर वो भी इतना अपने नहीं समझना है। पॉइंट ये है कि हमने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, अगर हम इसको वैसी फॉर्म में ले आए तो हम उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, लेट अस सी कि अगर मेरे पास पहला ये है, मेरे पास, मैं आपसे बोलूं, अभी हम पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन, मैं आपसे बोलूं कि जो मिडिल टर्म है आप इसको स्प्लिट करो। ठीक है, आप इसको 2 हिस्से करो, 17 को ऐसे 2 हिस्से करो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का सम जो है वो 17 हो जाए, और उनका प्रोडक्ट जो है वो 30 हो जाए। तो क्या आप ऐसे हिस्से कर सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का प्रोडक्ट 17 हो, और उसका, ये मेरे ख्याल से आपने 10th में पढ़ा होगा, फॉर्मूला भी पढ़ी होगी, मिड पॉइंट वाला नहीं पढ़ा होगा, तो तीनों को देख लीजिए, फिर जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आगे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपका हर बार नहीं चलेगा, फॉर्मूला और मिड पॉइंट आपका किसी भी केस में चल जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास 17 जो है, इसको 2 हिस्से कीजिए कि इसका प्रोडक्ट, इसका समेशन तो 17 आ जाए पर प्रोडक्ट 30 आ जाए। ठीक है, तो अगर आप देखें गौर से तो मेरे पास 15 और 2 आ जाएगा। ये भी कैसे करेंगे, 30 का 2 3 30 डिवाइड बाई 2 2 3 और 5, 30 में मेरे पास कैसे बन जाता है, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर मैं ये दो जोड़ूं तो 15 हो गए, ये 2 हो गया, मेरे पास 15 और 2 है। ये ऐसे वर्ड्स है कि अगर मैं इनको जोड़ूं तो 17 बन जाएगा, मल्टीप्लाई को 30 बन जाएगा। तो मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 30 लिख सकता हूं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, एक मेथड है। जब ऐसे करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, ये सेम x प्लस 2 यहाँ आ जाएगा, मेरे बाहर क्या बचेगा 15, 15 इंटू एक्स 15x, 15 इंटू 2 30 किया होगा अपने 10th में। तो अब मैं अगर इसको देखूं कॉमन क्या आ गया, x प्लस 2 कॉमन आ गया, ये बचा x और ये बचा 15। तो बेसिकली जहां से मैंने शुरू किया था मैं वहीं पे इस क्वेश्चन को ले आया कि इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने कॉन्सेप्चुअली बताया था, इन दोनों से ही वो इक्वेशन बनी है जो ऊपर वाली है। तो अब अगर मुझे इसका 0 यहाँ पे लाना है तो मेरे पास इधर ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। अगर x प्लस 2 0 है
तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -2, और अगर x प्लस 15 0 है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -15। तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकल गए, x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू -15, ठीक है, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट देखता हूं, जो मैं इक्वेशन लिखी थी, अब मेरे साथ ट्राई करेंगे, क्या मैं उसको बाय वे ऑफ फैक्टराइजेशन कर सकता हूं, एक बार देख लेते हैं। मेरे पास 18 आ गई लास्ट टर्म। अब मुझे 18 को ऐसे स्प्लिट, 3 को ऐसे स्प्लिट करना है कि मेरे पास जो सम है वो 3 आ जाए और प्रोडक्ट 18 आ जाए। 18 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 इंटू 3, हाँ लिख सकता हूं, ठीक है। अब अगर मैं इन दो को क्लब करूं, इसको क्लब करूं, क्या मेरा काम बन जाएगा, देखिए बन जाएगा। यहाँ पे मैं 6 लिखता हूं, यहाँ पे मैंने -3 लिख दिया, 6 और प्लस 3 3 हो गए, 6 और -3 मल्टीप्लाई 18 हो गए, तो मेरा काम बन गया। मैं इसको x² प्लस 6x माइनस 3x लिख सकता हूँ, इसको बिल्कुल लिख सकता हूँ, -18। तो यहाँ से अपने सिंपली क्या करना है, x प्लस 6, फिर से x प्लस 6, बाहर क्या आएगा आपका -3 आएगा, ये देखिए -3x और -18, ये x -3x प्लस 6 आ गया। तो इधर x - 3 = 0, x = 3 और x = -6, दोनों में से एक 0 के बराबर है, कि यहां से ही हमने ये इक्वेशन बनाई होगी, ये इसके जीरोस है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, और ये आप करेंगे मेरे साथ। 2x², यहाँ पे नोट कीजिए 2 के साथ x² के साथ 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 5 को स्प्लिट करना है ऐसे कि सम 5 हो, लेकिन प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे, प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए यहाँ पे, वो इसका और इसका मल्टीप्लाई चाहिए, बिकॉज सामने मेरे पास 2 भी है, दैट मींस मेरे पास 50 चाहिए। पहले मैं अगर यहाँ पे ये 2 नहीं होता, अगर यहाँ पे 2 नहीं होता, सपोज यहाँ पे 2 नहीं होता, तो मैं आपको कहता कि 5 चाहिए और 25 चाहिए प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 है, यहाँ पे चूंकि 2 है मेरे साथ, तो अब मैं ये 2 की वजह से आपको बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे 50 चाहिए, ठीक है मुझे। तो 50 कैसे होगा, आपको पता है 2 × 5 × 5, ठीक है, 2 × 5 × 5 मेरे पास 50 हो गया, ये मेरे पास 50 हो गया। तो अब मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, ये मेरे पास 10 हो गया, 5 हो गया, तो अगर मैं 10 माइनस और 5 प्लस वाले ले लूं, तो देख लीजिए मेरे पास -10 + 5 5 हो गया, -10 × 5 -50 हो गया, दिस इज -50 यहाँ पे, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, हाँ जी लिख सकता हूँ, -10x + 5x -25 = 0। इसको मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ, पूरा 2x ही कॉमन ले सकता हूँ, x - 5, यहाँ पे भी x - 5, बट यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, जब मैंने x5 - 5 कॉमन ले लिया, मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, +5, बिकॉज 5 × x = 5x and 5 × 5 = -25। अब बन गया 2x + 5, x - 5 = 0। मेरे पास सोल्यूशन क्या बन गया, 2x + 5 = 0 और x - 5 = 0, which implies x = -5/2 और x = 5। इसके भी दो सोल्यूशन आ गए, ठीक है। तो हमने ये पहला मेथड किया जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। मोर ऑफन देन नॉट आपको ये लग जाएगा, लेकिन हर क्वेश्चन में ये आप नहीं कर सकते, बिकॉज हर बार आपको ऐसे सम या समेशन नहीं मिलेंगे, ठीक है। सपोज इसकी लिमिटेशंस क्या है, मैं आपको बोलूंगा x² - x + 1 = 0, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें आपने क्या करना है, आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जैसे कि जिसका प्रोडक्ट तो 1 हो, प्रोडक्ट 1 हो और उसका समेशन भी 1 बन रहा हो, दोनों को जोड़ के। क्या आप इसको स्प्लिट कर पाएंगे, स्प्लिट करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसलिए जब ऐसी लिमिटेशंस होंगी, तो इसके लिए इसका फॉर्मूला है जो कि डेरिवेशन आपने नहीं सीखना है, बिकॉज आपके लिए सिलेबस से बाहर हो की चीज हो जाएगी, आपको बस अप्लाई करना पड़ेगा किसी क्वेश्चन के एंड में, ठीक है। एक तो फॉर्मूला है और एक मिड पॉइंट मेथड है, एक मिड पॉइंट मेथड है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले जो इक्वेशन हमारे पास है,
हमारे पास जो इक्वेशंस है हम उनको क्या करेंगे, उनको पहले इन फॉर्मूला से समझेंगे, उसके बाद हम किसी भी फॉर्मूला से वो कर सकते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 30 इज इक्वल 0। सबसे पहले आप देखिए इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। तो अगर मैं आपको बोलूं ए क्या है मेरे केस में 1, बी क्या है कि मेरे केस में इट इज 17 एंड सी क्या है मेरे केस में इट इज 30। ठीक है, ए को मैंने 1 क्यों लिया, बिकॉज ए के सामने कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला है वो आप नोट कर लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपने 10th में पढ़ी होगी, ये फॉर्मूला बहुत 10th में ये पढ़वाते हैं और उस पर काफी सारे क्वेश्चंस भी करवाते हैं। ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की फॉर्मूला हो गई। मुझे सिंपली इक्वेशन में ए बी से आइडेंटिफाई करके मुझे इक्वेशन में उसके क्या करने हैं, उसके ये वैल्यूज डालने, मैं रूट तक पहुंच पाऊंगा। प्लस माइनस क्यों आ रहा है, पता है दो रूट्स है तो एक प्लस में आएगा एक माइनस में आ सकता है, या दोनों प्लस भी आ सकते हैं बट दो रूट्स आएंगे यहाँ पे, इसलिए प्लस माइनस है। ठीक है, तो अब अगर मैं ये वैल्यूज डाल के देखना चाहता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 और a मेरे पास 1 ही है। ठीक है, इसको आगे करके देखते हैं। (169) आ गया अंदर, उसको स्क्वायर रूट कर 13 प्लस सोल्यूशन आ गया -17 प्लस -13 डिवाइडेड बाई 2। मैंने पहले कहा कि दो सोल्यूशन निकलेंगे, तो आप एक बार करके देख लीजिए। 17 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 15 हो गया, 17 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, वो हो गया 4/2 माइनस 17 प्लस 13 माइनस 17 माइनस 13। तो ये -17 अगर है मेरे पास प्लस 13 कर लीजिए इसमें से, -4/2 -4/2 इज इक्वल टू -2 और ये -30/2 इज इक्वल टू -15। अगर आप पहले बार देखें तो आपके सेम सॉल्यूशन पहली बार भी आए होंगे। मैंने पहली क्वेश्चन सॉल्व किया कि -2 और -15। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूला से क्या कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखिए ये फॉर्मूला वर्कआउट कर रही है नहीं कर रही है। ये आपकी हर बार वर्कआउट करेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके बीच वाली टर्म आप स्प्लिट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक फैक्टराइजेशन हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला फिर से नोट लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये भी आप नोट लीजिए कि आप कब यूज करें, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो ax स्क्वायर फॉर्मेट हो प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, तो इस शेप में। ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे माइनस में भी हो सकता है, कोई टर्म माइनस में भी हो सकती है, तब आपने कुछ नहीं करना, फॉर्मूला एज इट इज यूज करनी है। बाकी साइंस का ख्याल आपने रखना है, बट स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास यही है। ठीक है, ये भी एक तरीका है। तो मेरा ये पॉइंट है कि जब हम कोऑर्डिनेट इक्वेशन पे पहुंचे तो आप तब कंफ्यूज ना हो, आप उसको सॉल्व कर पाओ जब किसी भी क्वेश्चन में आप पहुंचे। ठीक है, और आप खुद देख पाओ कि मुझे कौन सी फॉर्मूला बेटर जिसे मैं यूज कर सकता हूँ। अब एक लास्ट इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। सो इसको बोलते हैं मिड पॉइंट मेथड। मिड पॉइंट मेथड, इसको देख लीजिए कैसे होता है। हम इसमें से ही कोई इक्वेशन लेते हैं, हम इसमें से लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल 0। ठीक है, ठीक है, बट मिड पॉइंट मेथड करने के लिए आपने क्या करना है, मिड पॉइंट मेथड करने के लिए आपने जो एक्स स्क्वायर है उसके आगे आपके पास 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके आगे आपके पास 1 होना चाहिए। यानी अगर आपकी इक्वेशन सपोज है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, आप इसे मिड पॉइंट मेथड यूज करना चाहते हो, आप इसे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 5/2x हो गया माइनस 25/2 हो गया माइनस 25/2 हो गया और इज इक्वल आपके पास हो गया 0। तो अब आप मिड पॉइंट मेथड्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी काफी आसान है।
ये आपको सिखा देते हैं, तो आप फिर जैसे मर्जी अपना रूट करके इसको यूज कर लीजिए। ठीक है, कैसे मिड पॉइंट मेथड? सबसे पहले आपने इसके आगे 1 ले आए, ठीक है, ले आए। अब जो मिडल टर्म आपके पास है, मिडल टर्म जो आपके पास है, इसको फिर हम माइनस बी बाई ए भी बोलते हैं, हम इसको माइनस बी बाई मिडल टर्म जो आपके पास है, कि हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि ये इक्वेशन कैसी बनती है। ये जो 3 है आपके पास, ये सम ऑफ रूट्स होगा, और ये जो आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा। पता है, ये आपको पता है, हमने पहले ही आपको बताया कि इसके फॉर्मेशन का तरीका ही वही है कि ये सम ऑफ रूट्स होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा। ठीक है, अब इसमें आप कैसे करेंगे कि अगर जो ये 3 है मेरे पास, ये जो 3 है, मैं इसका मिड पॉइंट ले लूं, यानी ये मेरे पास √1 है, ये मेरे पास √2 है, मुझे नहीं पता क्या रूट्स है, 2 रूट्स हमेशा निकलते इक्वेशन की, मैंने √2 लिख लिया। अब मुझे पता है कि सम ऑफ रूट्स मेरे पास 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, मान लिया मैंने 3 है, लेकिन अगर ये इन दोनों का सम 3 है तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा? इसका मिड पॉइंट 1.5 होगा, इसका मिड पॉइंट 1.5 होगा, ठीक है, इसका मिड पॉइंट 1.5 होगा, लेकिन इसके साथ जो साइन में यूज करूंगा वो माइनस की करूंगा। रीजन क्या है? मैंने आपको पहले जब इक्वेशन समझा तब आपको कहा कि फाइनली जब हम लिखते हैं कि x माइनस ए मेरा रूट है और x माइनस बी मेरा रूट इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं देखूं ये x स्क्वायर, ये माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, आप गौर से देखिए जो प्रोडक्ट है मेरे पास प्लस हो जाता है, बट मेरे पास जो सम है वो हमेशा माइनस में आता है, माइनस ए प्लस बी एक्स। तो मेरे कहने का क्या मतलब, जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको रिकॉल कीजिए। इक्वेशन बनाने का तरीका मेरे पास यही होता है हमेशा, तो जब इक्वेशन बनी होगी तो ये माइनस करके बनी होगी, यहाँ पे आपका प्लस आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो बना होगा माइनस आ रहा होगा, माइनस 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 करके प्लस आ रहा होगा। तो पॉइंट क्या है कि मैंने इसका मिड पॉइंट, देखो मिड पॉइंट में मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया माइनस। अगर मेरे पास इक्वेशन ऐसी हो, जैसे मेरे पास इक्वेशन हो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो मिड पॉइंट में क्या लूंगा यहाँ पे 4/2 2 पॉजिटिव में, बिकॉज माइनस ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो 2 होगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, जो आपकी मिडिल टर्म है, आगे उसको 1 कर लिया, जो आपकी मिडिल टर्म है इसको आपने 2 हिस्से कर लिए, माइनस b/2, ठीक है, माइनस b/2 आपने कर लिया, ये आ गया। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस u है, यहां से यहां तक डिस्टेंस u है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो अब अगर एक रूट मेरे पास क्या है, एक रूट मेरे पास ये है, दूसरा रूट मेरे पास ये है, तो √1 मेरे पास किसके बराबर आएगा? अगर आप देखेंगे इसके हिसाब से मेरे पास किसके आएगा, -1.5 माइनस यू और √2 -1.5 प्लस यू। ठीक है, मुझे पता चला गया दो रूट्स मेरे पास, एक ये रूट है, एक रूट मेरे पास R2 है, क्योंकि मैंने मिड पॉइंट निकाला तो मेरे पास रूट्स आ गए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है? पता है आपको, 18 के बराबर है, इस बार इस क्वेश्चन में पास -18 के बराबर है। तो अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट कर लूं, एटीन के बराबर आ गया मेरे पास, बिकॉज ये मेरे पास 18 निकालना है। ठीक है, अब ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गई, पता होगा आपको, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपने जर्नल्स में भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आ जाएगा, ये इज इक्वल टू -18। अब यहां पे फिर से देखिए 2.25 तो u मेरे पास क्या आ गया, +-4.5। कैसे? 2.25 प्लस 18, इसका रूट कर लीजिए 4.5। ठीक है, तो u मेरे पास आ गया +-4.5, यानी मेरा एक रूट 4.5 इधर है और एक रूट 4.5 इधर है। अब मैं सिंपली इसमें रूट्स निकाल सकता हूं। ठीक है, पहला रूट मेरे पास क्या है, u मेरे पास डिस्टेंस आ गई, -1.5 माइनस u, और दूसरा
-1.5 प्लस u, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 बन के आ गई, मेरे पास 6 बन के आ गई, -6 इनफैक्ट। अब अगर देखिए पहली बार हमने क्या निकाला था सॉल्यूशन इसका, दूसरे का, थ्री और -6, यहाँ पे भी हमने 3 और -6 इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हो गए। तो अब जो भी फॉर्मूला आपको सही लगे, आप वो आप फैक्टराइज करना चाहे फैक्टराइज कर लीजिए इजी सॉल्यूशंस के लिए, फॉर्मूला यूज करना चाहे फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या तीसरा आप मिड पॉइंट करना चाहे मिड पॉइंट कर लीजिए। वैसे फैक्टराइजेशन का हमेशा नहीं होगा, ये वाले आपके हमेशा यूज होंगे, बट मिड पॉइंट में और अपने फॉर्मूला में अपने फॉर्मेटिंग का ख्याल रखना है। फॉर्मूला में फॉर्मेटिंग क्या है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। और मिड पॉइंट में प्लस फॉर्मूला क्या है, x² + bx + c = अब इसको 1 बनाना है, इसको आपने स्प्लिट करना है, ठीक है। सबसे पहले -b/2 करेंगे, इसको माइनस में, प्रोडक्ट आपका किसके बराबर होना चाहिए, c के बराबर होना चाहिए, ठीक है। दैट इज, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट मेथड, ठीक है। तो आपके पास 3 फॉर्मूलाज आ गए, आप किसी भी फॉर्मूला के जरिए अपने पास सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस डिस्कशन के साथ हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन करना मेरे लिए बहुत जरूरी था, बिकॉज मुझे लगा कि काफी क्वेश्चन है जिनमें आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जस्ट मेरे पास जो क्वेश्चन था, जो लास्ट एग्जाम्पल मैंने छोड़ी थी, मैं वो कर लेता हूँ, एग्जाम्पल 6, बिकॉज इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट में बन रही है। तो अब हमारे पास जहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, आप सॉल्व करने के पोजिशन में है, ठीक है। तो बाकी एक बार फटाफट से मैं आपको लिखवा देता हूँ, कल हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जीपी हमारे पास ये फॉर्मेट में होता है, वो आप लोगों को पता है ऑलरेडी। इसमें फर्स्ट टर्म a है, इसमें कॉमन रेशियो r है, ठीक है। इसका सम अगर निकालना चाहे n टर्म्स तक, पहले इसकी tn कैसे निकालेंगे, arn-1, सम टू n टर्म्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, arn-1 डिवाइड बाय r-1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a1 - rn डिवाइड बाय 1 - r, ठीक है, अगर हम नेगेटिव हटाना चाहते हैं। नहीं पढ़ा था कि अगर हमारे पास इन्फिनिटी प्रोग्रेशन कोई आएगी, एस इन्फिनिटी कोई आएगी, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, नहीं पढ़ा था। एस इन्फिनिटी को हम सॉल्व करेंगे अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो सोल्यूशन क्या निकलेगा, a डिवाइड बाय 1 - r, बिकॉज ये सारा हमारा 0 के बराबर 1 के बराबर हो जाता है उस केस में, ठीक है। ये हमने सारा पढ़ा था, ठीक है। बाकी हमने फॉर्मेशन ऑफ जीपी सीखा था, 3 टर्म्स हो तो ऐसे लेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन हमने पढ़ा था क्या होता है, अगर मुझे a और b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हो तो मैं सारे वो वर्ड्स इंसर्ट करूंगा, वो वर्ड्स इंसर्ट करूंगा, वो लेटर्स इंसर्ट करूंगा, वो नंबर्स इंसर्ट करूंगा कि मेरे पास a x y z और b gp में आ जाए। gp की फॉर्मूला से इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल सकता हूं, ठीक है। डन। Let us move to the questions. Example number 6. Find 3 numbers in GP whose sum is 19 and product is 216. 3 नंबर GP में है, सम मेरे पास दिया हुआ है 19, प्रोडक्ट दिया है 216. सम इज 19 एंड प्रोडक्ट इज 216. क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेट अस सी, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। लेट द टर्म्स बी a by r, a और ar। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अपने ऐसे सॉल्व नहीं करने हैं, सिंपली वैल्यू पुट करके उसमें चेक करना है, करवाऊंगा ऐसे क्वेश्चंस भी। तो अभी सीखने के लिए क्या करेंगे, a by r, a और ar ले लिया। अगर को कॉन्सेप्ट पता है तो एग्जाम में आप सीधे चेक करके देख लीजिए क्या वो सम प्रोडक्ट हमारे पास डिराइव हो रहा है, नहीं हो रहा है। भाई प्रोडक्ट क्या बोल रही है, 21, प्रोडक्ट बोल रहा है कि 216 है, पर देख लेते हैं। आपको पता है कि हमने फॉर्मेट इसलिए लिया था बिकॉज ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास a क्यूब आ गया 216, a क्यूब अगर मैं इसको सिंपलीफाई करना चाहूँ 6 × 6 × 6, बिल्कुल। तो a क्यूब मेरे पास आ गया 6 क्यूब, विच इंप्लाइज a इज इक्वल 6। यहाँ पे a की वैल्यू 6 है, यहाँ पे a की वैल्यू ±6 नहीं है, जस्ट 6 है। ±6 क्यों नहीं है, बिकॉज अगर मैं -6 को 3 बार करूं तो वो -216 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ओनली मेरे पास a इज इक्वल 6 है, 6।
अब जब a की वैल्यू आ गई, अब दूसरी कंडीशन पुट की। दूसरी कंडीशन क्या है, सम इज इक्वल 19, सम इज इक्वल 90। पहला a बाय r था, फिर a था, फिर ar था, और सम इज इक्वल 19 है। तो अब देख लीजिए क्या मैं कर सकता हूं इसको। ये 6 बाय r हो गया, ये 6 हो गया, और ये 6r हो गया, इज इक्वल 19 हो गया। पर मैं इसको गौर से देखो, मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको एक बार देख लीजिए क्यों हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया, देख लीजिए कैसे हो जाएगा। अगर मैं थ्रू आउट r से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय r, ताकि मैं नीचे वाला डिनोमिनेटर कैंसिल आउट करूं, क्या हो जाएगा मेरे पास, 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, और इससे मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल 19r। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूं, 16r स्क्वायर, इसको यहां ले आऊंगा, माइनस 19r प्लस 6r प्लस 6 इज इक्वल 0। बस इक्वेशन क्या बन गई, 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इज इक्वल 0। तो अब यहां से आपने r की वैल्यू सॉल्व करनी है, r की वैल्यू सॉल्व करनी है। अब चाहे आप तीनों में से कोई भी मेथड कर लीजिए, r की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तीनों में से कोई भी मेथड, इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई, 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप चाहे ये मिड पॉइंट स्प्लिट करना चाहे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4/2a करना चाहे, मिड पॉइंट मेथड करना चाहे, या फैक्टराइजेशन करना चाहे, आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेट अस गो फॉर फैक्टराइजेशन फर्स्ट। क्या फैक्टराइजेशन कर सकते, नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा कि r के आगे 6 है, यहाँ पे 6 है, जो 13 को ऐसे डिवाइड करना है, जो 13 के ऐसे दो हिस्से करने हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ जाए, 36। 36 कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। इसको हम ये लिख सकते हैं 36 को। तो अब बताइए क्या मैं इनको कैसे अरेंज कर सकता हूं इनको आपस में, कि मेरा जो मेरा जो मल्टीप्लिकेशन है वो 13 आ जाए। लेट अस गो फॉर दिस एंड दिस, ये 4 हो गए, ये 9 हो गए। हाँ जी मैं कर सकता हूँ, -4 -9 -13 हो गए, -13 है, और ये 36 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -4r -9r प्लस 6 इज इक्वल 0। अब देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से 2r कॉमन निकलेगा, अंदर 3r -2 बच गया, यहाँ भी 3r -2 बचना चाहिए, तो बाहर मुझे -3 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2r -3 3r -2 इज इक्वल 0। अब जब हम 0 पे आ गए तो आपको पता है कि दोनों में से एक 0 होगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 3/2 और r इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो चाहे मैं r 3/2 हो या r 2/3 हो, मेरे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे ये वैल्यूज पुट करने हैं। मेरे पास इक्वेशन क्या थी, मेरे पास मेरे पास 6 आ गया था, a जब मैंने निकाला था, a मेरे पास 6 आ गया था, ठीक है। a मेरे पास 6 आ गया था, तो ये मेरे पास ar है, और ठीक है ये मेरे पास डिवाइड बाय r है। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया 9 6 और 4 और 4 6 और 9, ठीक है। 4 4 6 और 9, और अगर मैं दूसरी 2/3 वैल्यू लेना चाहूँ इधर, तो मेरे पास 6 तो इंटरेक्ट रहेगा, ये 9 इधर शिफ्ट होगा, ये 4 इधर शिफ्ट होगा। तो मेरे पास मेरे पास ये क्या आ गया, ऐसी जीपी आ गई, जहां पे आप सम देखिए तो 4 6 और 9 19 है दोनों जगह। प्रोडक्ट देखना चाहे तो 9 × 6 × 4 216 भी आ रहा है।
एग्जाम में आप उसको ऐसे ना करके सिंपली ऑप्शन से कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको नोट करता हूँ मैं कौन से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ 6B में। 6B में मैं कौन से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, बाकी मैंने होमवर्क दिया हुआ है। तो 6B में मैं करवा रहा हूँ, आप आज के साथ जो डिस्कस करूंगा वो है 9, 10, 12, 14, 17, 20, 21 और 24। जो रिमेनिंग है वो आपके होमवर्क है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में दिए हुए। चलिए हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या इस पे आ सकता है। हमारे पास कॉन्सेप्ट सारे हो गए, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, द सम ऑफ सीरीज टू 8 टर्म्स इज, एक सीरीज दी है मेरे पास 243, 81, 27। पता है कि 3 आपको दिए होंगे तभी आप सीरीज का नेचर बता पाएंगे, 3 ही इसने दिए है और आगे बोल रहा है 8 टर्म्स। इसका हमें सम निकालना है। आप मुझे बताइए कौन सी सीरीज है, क्या ये एपी है? जी नहीं, एपी नहीं है। क्या ये जीपी है? एक बार ट्राई कर लेंगे। 81/243 0.33, 27/81 0.33। हाँ जी, ये जीपी है। तो अगर ये जीपी है तो मेरे पास ए क्या है 243 और मेरे पास आर क्या है, कॉमन रेशो क्या है 81/243 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। 0.33 निकला था इक्वल टू 1/3 मेरे पास आ गया। अब मुझे अगर सम टू 8 टर्म्स निकालना हो तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? मेरे पास कॉमन रेशो 1 से कम है, 0.33 के बराबर है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ए आर एन -1, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूं तो कोई हर्ज नहीं है, मेरे पास नेगेटिव्स कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं ए आर एन -1/r-1। लेकिन हमने सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे ये नेगेटिव स्वैप कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि नीचे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। तो क्या करते हैं 1 - r और यहाँ पे करते हैं 1 माइनस r जो है n, ठीक है। वैसे भी कर ले तो कोई इशू नहीं है, हम वहीं पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व इन शॉर्ट S8 मेरे पास क्या आ गया 243, 1 - 1/3 और 8 कर लीजिए 6561 डिवाइडेड बाय ये 2/3 आ गया सीधा। ठीक है, ये 243 एज इट इज है। ये मेरे पास 6561 -1 डिवाइडेड बाय 6561 डिवाइडेड बाय 2/3। इसको और सिंपलीफाई करना चाहे तो मेरे पास 243 है, ये मेरे पास 6560 डिवाइडेड बाय 6561 है, ठीक है। और ये मेरे पास नीचे जो 2/3 है इसको रेसिप्रोकल में 3/2 करेंगे बिकॉज होल डिवीजन में है, तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं लिखना चाहूँ थोड़ा सिंपलीफाई करके तो मेरे पास ये आ जाएगा 243 into 6560 into 3 divided by 6561 into 2। तो मेरे पास इसका सोल्यूशन आ गया, ये मेरे पास इसका सोल्यूशन आ गया। तो अब अगर मैं इसको और सिंपलीफाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, 6561 को थोड़ी सी डिवाइड करके देखता हूँ। ये हो रहा है मेरे पास, ये देखिए 27, ये मेरे पास इससे हो रहा है देखिए 9, तो नेट मेरे पास क्या बचा 66560 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है 364.44। अगर मैं इसको फ्रैक्शंस में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? हाँ देखेंगे 18 into 364 के बराबर होता है 18 into 364 6552, तो मेरे पास आ गया 364। 6552 को 6560 से माइनस कर लीजिए, मेरे पास 8 आ गया, ठीक है 8/18। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जस्ट मैं इसको फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ 364 4/9, ये मेरे पास सोल्यूशन आ गया।
इसके हिसाब से अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इसने जो आंसर दिया वो बहुत छोटे से आंसर्स है। 360 इसका एक्चुअल आंसर 364 है। तो अब लॉजिकली भी देखिए तो पहली दो टर्म्स का ही सम क्या आ रहा है, पहली तीन टर्म्स का सम आप देख लीजिए, 243, 81 और 27। 351 तो पहली तीन टर्म्स का ही सम आ रहा है और आगे भी इसमें और टर्म जुड़ेंगे, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, इसका डी ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है जो मैं करवाऊंगा, सम ऑफ सीरीज टू 18 टर्म्स इज। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन, सम ऑफ सीरीज टू 18 टर्म्स। मेरे पास एक सीरीज है 1/√3 1 3√3। अब मुझे 18 टर्म्स तक सम बताना है इसका। ठीक है, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये मेरे पास क्या जीपी में है, ये मेरे पास जीपी में है। एक बार ट्राई करता हूँ कि मैं इसका कॉमन रेशियो निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा। सबसे पहले अगर मैं देखूं कॉमन रेशियो 1/1 डिवाइडेड बाय 3, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू √3। और अगर मैं इसको √3 मल्टीप्लाई करूं तो ये निकलना चाहिए, इसको डिवाइड करूं तो ये निकलना चाहिए। तो मेरे पास 1 है, इसको मैं √3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो √3 आ गया। अब √3 यहाँ पे 3√3 आ रहा है, अगर मैं इसको भी √3 करूं नीचे भी √3 करूं तो ये मेरे पास 3√3 ही आ गया। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि इसमें जो कॉमन रेशियो है वो √3 है, इसमें जो कॉमन रेशियो वो √3 है। अब इसने जो लिखा है दूसरे तरीके से लिखा है, बात वही पहुंच जाएगी। एक बार फिर से आपको ये चीज बताता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से आपको ये चीज बताता हूँ कि कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस डिवाइडेड शुड बी इक्वल। पहले मैंने इसको डिवाइड किया 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3, तो मेरे पास √3 ही आ गया। ओके, अब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 3√3 ही आ गया बेसिकली मेरे पास, 1 चूंकि यहाँ पे। अब लेकिन मेरे पास कॉमन रेशियो क्या है, √3 है। ठीक है, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ √3? देख लीजिए ये मेरे पास डिवाइड करके आ गया। अगर मैं 3 को इंटू √3 करूं और नीचे भी √3 को इंटू √3 करूं तो ये 3√3 हो गया, नीचे मेरे पास 3 हो गया क्योंकि ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा √3। तो इन शॉर्ट मेरे पास जो है इसमें जो कॉमन रेशियो है वो √3 ही है इसमें। ठीक है, कॉमन रेशियो √3 है। तो अब मेरे पास a आ गया और मेरे पास कॉमन रेशियो भी आ गया। अब मुझे बताना है S18। मुझे एक चीज बताइए, कॉमन रेशियो जो √3 है √3 किसके बराबर होता है, 1.73। तो ये 1 से बड़ा है तो मैं फॉर्मूला यूज कर लूंगा। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, कैसे करूंगा, a r n। ठीक है, a r n -1 डिवाइडेड बाय r -1। ठीक है, अब इसी को अगर थोड़ा सा सिंपलीफाई करना और मैं आंसर तक आ जाऊंगा। ठीक है, इसको 1/√3 ही लिखते हैं फिलहाल के लिए, इसको √3 -1 ही लिखते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए, √3⁻18। आपको ये पता होगा कि √3 बहुत बार करवाया हुआ है, √3 को मैं ऑल्टरनेटिवली क्या लिख सकता हूँ, 3⁻1/2। ठीक है, ये पता है आपको। इस तरह क्यूब रूट ऑफ 4 क्या लिख सकता हूँ, 4⁻1/3। बिकॉज इन सब के बोलने का जो तरीका है वो सेम ही तरीका है, इन सब के जो ये तरीके अलग अलग है लिखने के, इनका जो डिनोशन है वो सेम है। कि कोई ऐसा वर्ड बताए जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करे वो 4 आ जाए, इसको 4/1/3 भी लिखते हैं। ऐसे स्क्वायर रूट को, स्क्वायर रूट ऑफ x को हम x⁻1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इंडिसेस वाले चैप्टर में ये आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझाएंगे कि x = x⁻1/2। जैसे √3 यहाँ पे है, इसको 3⁻1/2 भी लिख सकता हूँ। और इसका जो होल पावर है वो मेरे पास क्या है, 18 - 1। तो अब आपको पता है कि अगर एक वर्ड के दो पावर है, सपोज a⁻x और इसका y है, इसका क्या मतलब है, a मेरे पास x टाइम्स है। ठीक है, और ये मेरे पास y टाइम्स है, a जो x टाइम्स मेरे पास y टाइम्स है। टोटल मेरे पास कितनी बार होंगे x y टाइम्स, यानी मैं ऐसे आपको बताऊं
ये लॉ ऑफ इंडिसेस में आप पढ़ेंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, लॉ ऑफ इंडिसेस में पढ़ेंगे एडिशन कब होगा, सब्ट्रैक्शन कब होगा, एडिशन कब होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देख लीजिए, अगर मेरे पास 2 रेज पावर 3 है और रेज पावर 2 है, क्या मतलब है इसका कि 2 इंटू 2 इंटू 2 ये है 2 बार। इसका क्या मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। इसको 2 रेज पावर 6 लिख सकता हूँ। सिंपली इसको 2 रेज पावर 3 इंटू 2 करके 2 रेज पावर 6 लिख सकता हूँ। तो ये मैं कोई बताने की कोशिश कर रहा था इधर कि मेरे पास 3 रेज पावर 1/2 है बिकॉज रूट है और ऊपर 18 है, तो मैं सिंपली इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 रेज पावर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1। इसको और सिंपलीफाई करने की कोशिश कर लीजिए, 1 बाई रूट 3 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 19683 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1, 1 by root 3 19682 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1, ठीक है। फिर से आ गई रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है, माइनस रूट 3। तो मेरे पास सोल्यूशन आ गया, वो आ गया 19। ये मेरे पास इसका एग्जैक्ट जो है वो आंसर आना चाहिए। बट आपको ये चीज शायद 10th में थोड़ा कुछ बहुत याद होगा या पढ़ी होगी कि रूट्स में एक कॉन्सेप्ट होता है रेशनलाइजेशन का। रेशनलाइजेशन वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कोई चीज हमारे पास रूट्स में है तो आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर आप उसको हमेशा ट्राई कीजिए कि वो आपका रूट में ना आए, वो आपका रूट में आए। तो उस चीज को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। वो कैसे होता है, अगर मुझे a प्लस रूट बी तो उसको मल्टीप्लाई करूंगा a माइनस रूट बी से। अगर मुझे रूट b प्लस a को रेशनलाइज करना हो, मैं उसको करूंगा रूट b माइनस a से, ताकि डिनोमिनेटर मेरे पास एटलीस्ट रूट से हट जाए। तो ऐसा क्यों होगा, बिकॉज आपको पता है a माइनस बी a प्लस बी का हमारे पास फॉर्मूला है। दैट इज वाई हम इसको रेशनलाइज करने के लिए 3 प्लस रूट 3 से बोथ साइड को यानी ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। इफेक्टिवली ये 1 के बराबर है। लेकिन ये करने से क्या होगा, मेरे नीचे वाला जो है दिस, ये मेरे पास रूट से हटके एक रैशनल नंबर बन जाएगा, इसलिए इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। ऊपर तो कुछ नहीं होगा, ऊपर तो 19682 इंटू 3 प्लस रूट 3 ही बचेगा। नीचे अगर मैं देखूं तो a माइनस बी ए प्लस बी का बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 19682 3 प्लस रूट 3। नीचे मेरे पास 9 माइनस 3 क्या बराबर हो गया, नीचे मेरे पास 9 माइनस 3 बराबर हो गया 6 के। अगर इसको सिंपलीफाई करना चाहूं 9841 डिवाइडेड बाई 3 और अंदर क्या बचा 3 प्लस रूट 3। ये मेरे पास सोल्यूशन आ गया। इसको और सिंपलीफाई करना चाहूं तो 3 से डिवाइड भी कर सकता हूं। 9841 ये तो 1 ही हो गया, और ये 1 हो गया तो रूट 3 डिवाइड बाई 3 किसके बराबर हो गया, ठीक है। ऑल्दो सोल्यूशन मेरा यहां तक ही ठीक है, बट आपका आंसर में से यहां तक पहुंचा है तो मैं इसको ऐसे पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आपको कैसे मर्जी भी लिखे। तो ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 प्लस रूट 1 प्लस 1 बाई रूट 3 1 बाई रूट 3 बचेगा। तो एक्चुअल अगर आप देखें, एक्चुअल रैशनलाइजेशन करके यहां तक मेरे पास आंसर जो है वो बिल्कुल ओके है। यहाँ से आगे जाने की जरूरत नहीं थी, बट इसने आंसर ऐसे लिखा तो मैं इसको आगे ले लिया। यहां तक मेरे पास बिल्कुल ओके था। 3 प्लस रूट 3 ये आपका स्टैंडर्ड आंसर होना चाहिए था, पर आप इसने जानबूझ के 3 से डिवाइड किया हुआ है, आप इसको यहाँ भी देख सकते हैं। तो उसके बाद इसने अपना आंसर निकाला हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो इसका मेरे पास आंसर आ गया। ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। आई हैड 4 1 1 प्लस 1 बाई रूट 3, ठीक है। तो हमने कहीं पे निकाला हुआ है
हाँ जी, ठीक है। तो ये हमने इसलिए इतना आगे करना पड़ा बिकॉज हम देखते कि इंस्टीट्यूट ने फाइनली आंसर आपको इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, अदरवाइज यहां तक आपका सोल्यूशन ओके था, अदरवाइज यहां तक आपका सोल्यूशन बिल्कुल ओके था इस केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। 12 क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन होगा। Sum of three numbers of GP is 39 and product is 7 to 9. Sum of three numbers of GP is 9 is 39 and product is 7 to 9. Sum is 39, product is 7 to 9. तो मेरे पास सम जो है वो 39 है, प्रोडक्ट 7 to 9 है, और हमारे पास ऑप्शंस भी है। ऑप्शंस क्या है? 327 और 9, 9 327 और 3 927 और दूसरा है 9। अगर आप गौर से देखिए एग्जाम में कैसे करेंगे, आपको वो बता रहा हूँ, सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर सबसे पहले आप इसको देखिए, जीपी में है, ये मेरे पास जीपी में ही नहीं है, बस यहाँ पे डिवाइड बाय करके 9 निकल रहा है, यहाँ 1/9 निकल रहा है, तो जीपी में है ही नहीं। तो ये जीपी में है, 3/9 इज इक्वल 1/3 और ये इज इक्वल 9, ये भी जीपी में नहीं है। तो ये जीपी में है, हाँ जी है। अगर जीपी में है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देख लीजिए। 3 और 9 और 27 जोड़ लीजिए, 39 हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 9 × 27, बिल्कुल। तो मेरे पास ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, बिकॉज ये आपको 3, 9 और 27 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एग्जाम में आप सिंपली पुट करके देखेंगे कि जो मुझे चाहिए वो क्या वो मेरे पास पुट हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है ऐसे, आप सिंपली उनको पुट करके आंसर निकालेंगे। जो भी ऐसे क्वेश्चन, सेकंड टर्म ऑफ जीपी इज 24, यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड टर्म 24, फिफ्थ टर्म इज 81, यहाँ पे देखिए 21 आ रही है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन सिनेरियो के लिए आप ऐसे क्वेश्चंस को सिंपली पुट करके करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, नीचे भी ऐसे क्वेश्चन है, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन है। आप सिंपली पुट करके इनको सोल्यूशन निकाल लीजिए। बट ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 12 का एक बार अप्रोच भी दिखाएंगे अगर सॉल्व करना हो तो। सम इज 39, तो हमने क्या कहा था कि कैसे लिखेंगे जीपी में नोट करना हो। ठीक है, प्रोडक्ट इज 729, प्रोडक्ट इज 729, तो प्रोडक्ट हम इनका ले ले, प्रोडक्ट ले ले 729, तो यह पता ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू 729, तो a इज इक्वल टू आपका, ठीक है, 729 डिवाइड बाई 3, ये आपका, हाँ जी, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्लस a क्यूब इज इक्वल 729 आ गया, तो 9, ये मेरे पास a है, ठीक है, a क्यूब इज इक्वल टू 9 × 9 × 9, बिल्कुल, और a इज इक्वल टू 9। ये आपका प्लस माइनस में नहीं आएगा बिकॉज ये क्यूब यहाँ पे है, स्क्वायर नहीं है। क्यूब में -9 का क्यूब 729 के बराबर नहीं होता। 9 × 9 × 9 इज इक्वल 729, ठीक है। तो अब जब हमने ये कर लिया, तो अब आप देखिए अपने पास नेक्स्ट जो कंडीशन है उसको डाल के देखते हैं। जो नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि मेरा एपी का सम जो है वो, मेरा एपी का सम जो है वो 39 है, ठीक है। कैसे होगा 39? ए आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 39। ए मेरे पास 9 आ गया, 9/r प्लस 9r इज इक्वल 39। इसको आप क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बनाएंगे? दोनों साइड को r से आप कर लीजिए, दोनों साइड इक्वेशन को, ताकि आपका नीचे डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 9, ये आ गया 9r और ये आ गया 9r², तो ये आ गया मेरे पास 39। तो मेरे पास ये फाइनली बन गई कॉर्ड इक्वेशन, जो कि आपको सॉल्व करनी आती है।
क्या लिखेंगे 9r² प्लस 9r प्लस 9 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो क्या बन गई 9r², ये आपके पास ओके, ये आपके पास 39r यहाँ से आ रहा है, इसको फॉरगेट नहीं करना, 39r आ रहा है यहाँ से, बिकॉज हमने r से दोनों को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 9², ठीक है, ये आ गया 9r, ये आ गया प्लस 9 ये आ गया, और ये 39r आ गया। इसको मैं क्या लिखूंगा, इसमें से ये r वाले अलग ले जाऊंगा, ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स अलग ले जाऊंगा जो हमने पहले डिस्कस किया है। मेरे पास क्या आ गया -30r प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये बन गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, 9r² माइनस 30r प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करने के ना आपको बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं, अब जैसे मर्जी सॉल्व करना चाहे। अगर हम फैक्टराइज करना चाहे तो हमें 30 को ऐसे लिखना है, 30 को ऐसे लिख स्प्लिट करना है कि हमारे प्रोडक्ट 81 आ जाए। अब 81 हमारे पास कैसे है, 3 3 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इनको ऐसे करना है आपस में कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है 81 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फैक्टराइजेशन आपके लिए डिफिकल्ट है, आपका है वैल्यूज है हमारे पास जिससे हो सकता है, लेकिन फैक्टराइजेशन आपके लिए यहाँ पे डिफिकल्ट प्रोसेस है, ठीक है। फैक्टराइजेशन आपके लिए यहाँ पे डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, या मिड पॉइंट यूज करेंगे। इसको अगर हम और सिंपलीफाई करके देख सकते हैं कि हाँ वो कर सकते हैं। हाँ, फॉर्मूला से पहले हम जैसे कि हम इसमें से 3 कॉमन है, 3 को निकाल सकते हैं, तो शायद इस इक्वेशन और सिंपलीफाई हो जाए मेरे पास। हाँ जी, बिल्कुल हो रही है, ठीक है। ये बन गई 3r² माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए अब इक्वेशन मेरे पास इजी हो गई। तो क्या अब मैं टर्म स्प्लिट कर सकता हूँ, अब देखेंगे, बिकॉज पहले नहीं हो रही थी, बिकॉज मेरे पास एक कॉमन फैक्टर आ रहा था 3। ठीक है, क्या अब कर सकता हूँ, अब मुझे लग रहा है कि हम इसको कर सकते हैं। 10 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारा प्रोडक्ट 9 आ जाए, तो ये तो 9 और 1 ही आ जाएगा सिंपली। इसको 3r² माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। इधर 3r कॉमन कर लीजिए तो 3 माइनस 3 हो जाएगा, इधर r माइनस 3 हो जाएगा, और इधर मेरे पास हो जाएगा -1, या तो 3r माइनस 1 या r माइनस 3। तो इस केस में अगर आप देखिए तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो r 1/3 के बराबर है या r 3 के बराबर है। तो अब अगर आप r की वैल्यूज पुट करें तो आप अपना जीपी इजिली बना सकते हैं, बिकॉज a आपके पास ऑलरेडी है और r भी आपके पास दो वैल्यूज पे आ गया, ठीक है। आपके पास 9 आ गया और कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इधर मैं कहा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या स्प्लिटिंग अगर देखना चाहे, ये है 9r² माइनस 30r प्लस 9 इज इक्वल 0। तो ये 81 लेना था हमें, इसको हम 27 और 3 ले सकते हैं, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हमारे पास था, तो हम इसको ये 3 और ये 3 ले सकते हैं, तो 9r² माइनस 27r माइनस 3r प्लस 9 इक्वल टू 0। ऐसे करके भी हम यहीं पे पहुंच जाते, कोई नया वहां पे नहीं आता, हम यहीं पे पहुंच जाते वैसे करके भी, ठीक है। फॉर्मूला भी आपके पास है, मिड पॉइंट मेथड भी आपके पास है, जैसे मर्जी आप इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपको सोल्यूशन आ जाएगा। बट मैं आपसे फिर से वही चीज कर रहा हूँ कि एग्जामिनेशन सिनेरियो में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन सिनेरियो में क्वेश्चन नंबर 12 का आपको आंसर देना हो, सिंपली आप इक्वेशंस में देख लीजिए कि ये दो मेरे पास जीपी में नहीं है, तो आंसर ये या ये है, सी और डी है।
अब सी को टेस्ट कर लीजिए, क्या प्रोडक्ट आ रहा है 729? हाँ जी आ रहा है। सम आ रहा है 13? हाँ जी सम आ रहा है। तो मेरे पास आंसर हो गया। अगर नहीं आता तो मैं इसका आंसर डी दे देता, पर सॉल्व करना भी आपको मैंने सिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 14 काफी इजी है, कर लेते। इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, 2 पैसा नेक्स्ट डे एंड 4 पैसा सक्सीडिंग डे, 3 इसने दिए है, बिकॉज मैंने कहा कि 3 के बाद ही हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि कौन सी सीक्वेंस है। हम 2 वीक में कितना बचा लेंगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको इजीली करने चाहिए। कि अगर यहाँ पे मैं 1 पैसा बचा रहा हूँ, यहाँ पे 2 पैसा बचा रहा हूँ, फिर 3 पैसे, फिर 4 बता रहा है शायद, 4 पैसे, हाँ फिर 4 पैसे बचा रहा हूँ, 3 करते तो फिर एपी में आ जाता। तो ऐसे कर करके 2 वीक्स में 14 डेज में कितने पैसे हो जाएंगे? सिंपल है। ये जो इन्वेस्टमेंट है किस में है? जीपी में है। तो मैं इनको डबल कर रहा हूँ। तो मेरे पास ए क्या है? 1 पैसा। मेरे पास डी क्या है? मेरे पास डी 2 है। और मुझे एन क्या है? मेरे पास 14 डेज के बाद निकालना है कितने पैसे हो गए होंगे। ठीक है, तो सिंपली आप ऐसे कर लीजिए, डे 1, डे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो आप नोट कीजिए, ये 1 पैसे हो गए, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। उनको सम कर लीजिए, हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई इजी उस कैलकुलेटर बहुत इजीली हो जाएगा। तो आप ऐसे कर लीजिए और आप सिंपली सम ऑफ 14 की फॉर्मूला डाल दीजिए। सम 14 किसके बराबर होगा आपके पास? यहाँ पे आप देख लीजिए, सम 14 a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, मतलब मेरे पास r जो है इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 14 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। तो 2 इंटू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इट्स 16383 पैसे, और यहाँ पे ये ले ले तो ये पास रुपीज में आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये आप क्वाइट इजीली सम की फॉर्मूला करके कर सकते हैं, या वैसे भी कर सकते हैं, मैंने बताया था 1 पैसे, 2 पैसे, 4 पैसे एंड सो ऑन 14 के लिए। मेरे पास इतने पैसे आ गए थे 16383, इसको हमने फिर पॉइंट ले लिया रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, एक्चुअली एप्लीकेशन पे ये क्वेश्चन है और कुछ नहीं था। 14 के बाद नेक्स्ट जो मैंने ढूंढा था अपने इसमें 17 ढूंढा था आप लोगों के लिए, 17। इसके बाद 15 और 16 है, ऐसे क्वेश्चन हमने एग्जांपल में किए, आपको अटेम्प्ट करेंगे। वो जो 9 वाला मैं बताया था, 9 वाला यूजेज करके आप इसको करेंगे। ठीक है, the sum of first 20 terms of GP is 224 times the sum of first 10 terms। ठीक है, मेरे पास एक GP है, उसका S10 और S20 का कुछ रिलेशनशिप है आपस में, बाकी कुछ नहीं बताया है, हम उस रिलेशनशिप को लिखेंगे। क्या बताया है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, sum of first 20 terms is 244 times sum of its 10 terms, and sum of 20 terms is 244 times sum of 10 terms। ये जीपी में दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला आप डाल सकते हैं इसको इजी करने के लिए? हाँ जी डाल सकते हैं। तो सम ऑफ जो 20 टर्म्स है, हमें ए नहीं पता, कुछ नहीं पता, हमें पता ही सम ऑफ 20 इसके बराबर है। सम ऑफ 20 टर्म्स इज इक्वल टू ए r20 minus 1 divided by r minus 1, this thing we know। 244 a r10 minus 1 divided by r minus 1, this thing we also know। ये हमें फॉर्मूला पता, हमने फॉर्मूला डाल दी। आगे हमें कुछ नहीं पता, a क्या है, r क्या है। तो हम देखें क्या क्या हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा हो गया हमारे पास क्वेश्चन। ये आ गया मेरे पास r20 minus 1 is equal to 244 r10 minus 1। यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास काफी सिंपल सा हो गया। अब यहाँ मुझे देखना है क्या मैं किसी तरीके से इसको और सिंपलीफाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब इस पे यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैंने आपको अभी सिखाया और मैं इसको ऐसे लिखूं r10 रेज पावर 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ, इवेंचुअली ये 20 हो गया। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, मैं r रेज पावर 10 को b पुट कर सकता हूँ या y पुट कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। b2 माइनस 1 इज इक्वल टू 244 b माइनस 1। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
किसके बराबर होता है? a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। और वी कैन से b इज इक्वल 244 माइनस 1 इज इक्वल 243। b मेरे पास 243 आ गया, बट b मेरे पास एक्चुअल में क्या था यहाँ पे पता है आपको? R10 इज इक्वल 243। 243 को हम देखेंगे 3 से करके, 3 से भी डिविजिबल है। मेरे पास हो गया 3 रेज पावर 5, तो मुझे तो यहाँ से 10 का पावर दिया हुआ है, मैं इसको क्या करूंगा 3 रेज पावर 1/2 इंटू 10, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके 5 ही आ जाएगा। अब आपको सिंपली r की वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन में। r इज इक्वल 312 और r इज इक्वल टू √3। ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। r मेरे पास √3 आएगा या 3 रेज पावर 1/2 आएगा, ठीक है। ठीक है 17 ठीक है, ये मेरे पास आ गया सॉल्यूशन। एक छोटी सी चीज है कि जब r की जो पावर है तो पता होगा आपको इवन है, तो इस टाइम पे जो मेरे वैल्यूज है स्क्वायर रूट में प्लस माइनस हो जाते हैं, ये चीज आपको पता होगा। उसका रीजन ये होता है कि अगर मैं सपोज -3 इंटू -3 का भी 9 है और 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर मैं क्यूब के केस में लिखूं तो ये मेरे पास गलत हो जाएगा, बिकॉज 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 और -3 क्यूब इज इक्वल टू -27, ठीक है। छोटी सी चीज थी इसमें, चूंकि मेरे पास r की पावर जो है वो इवन है, 5 में है, 10 में आ रही है ऊपर, r की जो पावर आ रही है ऊपर 10 आ रही है, ठीक है, तो मेरे पास ये प्लस माइनस √3 आ जाएगा। मैं प्लस को करूं या माइनस को करूं 10 बार तो इफेक्टिवली मैं कहां पे पहुंचूंगा? 243 पे पहुंच जाऊंगा, यहां तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, अगर हम देखना चाहते हैं यहाँ से सॉल्व करने का तरीका भी है, इससे जो हाँ ये ऐसे ऐसे हो जाएगा कि ये आ जाएगा r² रेज पावर 5 इज इक्वल 3 रेज पावर 5। अब इसी को स्प्लिट कर लीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, r² इज इक्वल टू 3 या r इज इक्वल प्लस माइनस √3, बिकॉज रूट का स्क्वायर का को पता है प्लस माइनस हो जाएगा। जैसे मर्जी अप्रोच करिए आप वहीं पे पहुंच जाओगे, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए रखा था।